मैंने ऑब्जर्व किया है स्टूडेंट्स नोट्स को लेके काफ़ी परेशान रहते हैं। इंटरनेट पे वो नोट्स ढूंढते रहते हैं, अपने दोस्तों से नोट्स लेते हैं। वेल लेट मी टेल यू, सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है आप अपने नोट्स खुद बनाओ। और इसके दो सबसे बड़े रीज़न हैं। पहला तो ये कि जब आप नोट्स खुद से बनाते हो तो आपको याद रहता है कि आपने क्या कॉन्सेप्ट, क्या थ्योरी पढ़ के उन नोट्स को बनाया है। तो जब आप एग्ज़ाम टाइम से पहले रिवाइज करते हो तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में फ्रेश हो जाते हैं। और दूसरा, हो सकता है कि आपका लिखने का तरीका आपके फ्रेंड के लिखने के तरीके से डिफरेंट हो। अब अगर आप यू को वी पढ़ लो और एग्जाम में जाके सिली मिस्टेक्स कर दो, देन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी कॉस्टली फॉर योर रैंक। और कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर, जब थ्योरी पढ़ता हूँ क्लास के बाद जब क्वेश्चंस लगाता हूँ तो सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं हो पाते। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको सही फॉर्मूला सही टाइम पे याद नहीं आ रहा है, या फिर आप फॉर्मूले में सिली मिस्टेक्स कर दे रहे हो, प्लस को माइनस, वेरिएबल में 2 को 3 एंड सो ऑन। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला नोट्स बनाने चाहिए। और इससे एक और एडवांटेज होगा, कई बच्चे एग्जाम में जाके फॉर्मूले डिराइव करने लग जाते हैं, पर ऐसा करने से एग्जाम में प्रीशियस टाइम लूज होता है। तो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, और इसी के लिए हम लोग साथ में मिलके फॉर्मूले नोट्स बनाएंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे लेट्स राइट डाउन ऑल द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले फॉर द चैप्टर वर्क, पावर एंड एनर्जी। Let's quickly start with all the formulae related to work done first. So let me write this down. Work done. सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जब फोर्स कांस्टेंट है। ऑलराइट, सो व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट, इस केस में आपके पास जो फॉर्मूला है वो काफी सिंपल है। राइट, यू हैव work done to be equal to F dot S, where S is obviously the displacement. आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। You can write this as Fs cos theta, where theta is the angle between force and displacement. और ये cos theta फैक्टर डिटरमिन करेगा कि वर्क डन पॉजिटिव होगा, जीरो होगा, या फिर नेगेटिव। इट कैन टेक एनी साइन। राइट, फिर हम इसकी एक और फॉर्म के बारे में बात करते हैं जो है कंपोनेंट फॉर्म। ये भी कई बार हैंडी होती है। राइट, सो कंपोनेंट फॉर्म में अगर आपको फोर्स वेक्टर नोटेशन में दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर नोटेशन में दिया हुआ है, देन व्हेन यू डू द डॉट प्रोडक्ट यू विल गेट द सिंपल फॉर्मूला Fx Sx प्लस Fy Sy प्लस Fz Sz। राइट, तो ये हो गए सारे के सारे वर्क डन के फॉर्मूले जब फोर्स है कांस्टेंट। अब जरूरी नहीं है कि फोर्स कांस्टेंट हो, फोर्स वेरिएबल भी हो सकता है। राइट, तो अगला हम आते हैं, इफ फोर्स इज वेरिएबल। राइट, तो अगर फोर्स वेरिएबल है तो क्या हो जाएंगे, लेट्स राइट हियर F is variable. Okay, इस केस में ऑब्वियसली आपको इंटीग्रेशन का यूज करना होगा। राइट, सो जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो बन जाएगा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन F डॉट dr। राइट, आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो। यू कैन write this as integration fx dx from xi to xf, right, plus integration fy dy जो है initial position along y to final position along y, plus integration fz dz from z initial to z final. All right, as simple as that. I hope you guys are noting along with me. Yes, all right. अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अगर मान लो आपको फोर्स और पोजीशन
के बीच का रिलेशन दिया हुआ है ग्राफिकली। तो उस केस में आपको क्या करना है? वेल लेट्स अज्यूम कि आपके पास इस तरह से कर्व दिया हुआ है, y के अलॉन्ग है f और x के अलॉन्ग है r, एंड लेट्स अज्यूम द कर्व इज समथिंग लाइक दैट। ऑलराइट, तो उस केस में जो एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा दैट इज गोइंग टू गिव यू द वर्क डन, राइट। तो वर्क डन इस केस में क्या होगा? एरिया अंडर द कर्व। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट है इसको आप लोगे पॉजिटिव साइन के साथ, और जो नीचे वाला पार्ट है इसको आपको लेना होगा नेगेटिव साइन के साथ टू गेट द वर्क डन। ऑलराइट, तो ये हो गया ग्राफिकल मेथड टू फाइंड आउट द वर्क डन। अब हम लोग चलते हैं द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स पे। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला is work done by spring force. स्प्रिंग फोर्स आपको पता है कि स्प्रिंग फोर्स होता है -kx, राइट। तो आप सेम इफ f इज वेरिएबल ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो भी वो चीज आ जाएगी। मैं यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देता हूँ क्योंकि काफी जगह पे इसकी डायरेक्ट जरूरत पड़ती है। ऑलराइट, सो इन दैट केस द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू minus half spring constant or the stiffness of the spring K xf square minus xi square, जहां पे xf है फाइनल डिफॉर्मेशन और xi है इनिशियल डिफॉर्मेशन। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। अब हम लोग आ जाते हैं इस चैप्टर की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स में, जो है वर्क एनर्जी थ्योरम। So let's come to work energy theorem now. Work energy theorem, जिसके अकॉर्डिंग work done by all the forces is going to be equal to change in kinetic energy, right? अब यहाँ पे all the forces means all the forces, चाहे वो इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव हो, चाहे वो सूडो फोर्स ही क्यों ना हो, आपको सारे के सारे फोर्सेस का वर्क डन कैलकुलेट कर लेना है और फिर उसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर इक्वेट कर देना है। और जब भी चेंज की बात होती है इट्स ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, तो इस केस में भी दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। ऑलराइट, तो ये हो गई हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम। और अब हम लोग आ जाते हैं पावर पे। ऑलराइट, पावर के दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। सो लेट्स कम टू पावर नाउ। पावर जिसकी ऐसा यूनिट होती है वॉट, राइट। तो इस वाले केस में अगर आपको एवरेज पावर कैलकुलेट करनी है, पी एवरेज, then this is equal to total work done divided by the time taken। और अगर आपको इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करनी है, P इंस्टेंटेनियस, then this is going to be equal to F dot instantaneous velocity at that moment, right? तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रिलेटेड टू पावर। अब हम लोग चलते हैं और बात करते हैं द रिलेशन बिटवीन द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, work done by the external agent and work done by the internal conservative force। आपको पता होना चाहिए, आप तभी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हो when there is only conservative force involved। वो ग्रेविटेशन फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है, स्प्रिंग फोर्स हो सकता है, राइट। तो उस केस में सभी फोर्सेस के लिए जो इक्वेशन वैलिड है वो यहां पे लिख देते हैं, राइट। यू हैव द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ऑलराइट।
the change in potential energy to be equal to positive of work done by the external agent, given that the work is done very slowly, ensuring the acceleration throughout is zero, right? तो उस केस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के बराबर, विच इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय द इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स. काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको पता होना चाहिए ये रिलेशन. ऑलराइट, तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट एंड वर्क डन बाय द इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स. अब आगे चलते हैं और हाथों हाथ बात कर लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की भी. तो अगर आपके पास सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, ऑलराइट, और कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है जिसकी वजह से द वर्क इज डिसिपेटेड एज हीट और नॉन यूजफुल वर्क, तो उस केस में आप लिख सकते हो the initial potential energy plus initial kinetic energy to be equal to final potential energy plus final kinetic energy. This equation is referred to as the conservation of mechanical energy, right? तो काफ़ी सारे questions इस equation पे based होते हैं. बस आपको ये determine कर लेना है कि question में कहीं पे भी non conservative force involved नहीं है, and then you can very well use दिस फॉर्मूला. ऑलराइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं. अगर आपको कंजर्वेटिव फोर्स निकालना है और आपको पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, देन यू कैन वेरी वेल कैलकुलेट दैट. हाउ? विद द हेल्प ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, राइट? सो हियर इन दिस केस द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डो यू बाय डो एक्स I cap, right, where dou represents the partial derivative. जब आप dou u by dou x कर रहे हो तो आपको ये assume करना है कि y और z कांस्टेंट है. ओके, माइनस dou u by dou y j cap माइनस dou u by dou z k cap. ऑलराइट, तो इस तरह से यू कैन फिगर आउट द कंजर्वेटिव फोर्स. ओके, और ये हो गया हमारा सारे के सारे फॉर्मूले रिलेटेड टू वर्क एंड पावर एंड ऑल्सो ऑल द एक्सप्रेशंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इट्स रिलेशन एज वेल एज द कंजर्वेटिव फोर्स. अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन. उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट केस है क्रिटिकल वेलोसिटी वाला, दैट इज प्रीटी इंपॉर्टेंट. तो उसके सारे फॉर्मूले हम लोग नोट करके इस सेशन को एंड कर देते हैं. ऑलराइट, तो क्या है उस केस में? वेल, वो इंपॉर्टेंट केस ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास इस तरह से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्टिकल सर्कुलर मोशन. लेट मी राइट जस्ट VCM. ओके, इस वाले केस में सपोज आपके पास एक स्ट्रिंग है जिससे एक पार्टिकल अटैच्ड है, राइट, एंड यू प्रोवाइड द मिनिमम वेलोसिटी एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट सच दैट दिस पार्टिकल कंप्लीट्स द फुल सर्कल. ऑलराइट, मेरी बात को आपको ध्यान से सुनना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि ओके. तो इस केस में लेट मी ड्रॉ द डायग्राम. कुछ इस तरह से हो जाएगा, राइट. लेट्स से दैट इट्स अ सर्किल. ऑलराइट, तो यहाँ पे आप क्या मिनिमम वेलोसिटी दो. लेट्स से दिस बॉटम मोस्ट पॉइंट इज ए सच दैट दिस पार्टिकल कंप्लीट्स द फुल सर्किल. मिनिमम वेलोसिटी इज द कीवर्ड. ऑलराइट, तो मान लेते हैं ये वाली जो पोजीशन है ये है A, दिस पोजीशन इज लेट्स से B, the topmost point is C, and this point just opposite to B is D. तो ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, राइट. अब हम लोग स्पीड और टेंशन इन चारों पॉइंट्स पे नोट डाउन कर लेते हैं.
राइट। कई सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली इस पे बेस्ड होते हैं। दिस विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू। तो यहाँ पे जो क्रिटिकल वेलोसिटी है, दैट इज द मिनिमम वेलोसिटी एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट ए, वो कितनी हो जाती है? VA is equal to under root 5GL, where L obviously is the length of this string, which is also the radius of this circle, right? फिर उसके बाद हम बात करते हैं speed at points B and D. So VB, which is also going to be equal to VD, because the motion is symmetrical, right? This is going to be equal to under root 3GL, okay? And then you have the velocity at the topmost point C, which is under root GL. अब ये फॉर्मूले इस कंडीशन को यूज करके आते हैं कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब ये पार्टिकल पहुंच जाएगा तो उसकी स्पीड तो नॉन जीरो होगी, लेकिन उस पॉइंट पे टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बिकम जीरो। ऑलराइट, तो जब हम टेंशन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन इज गोइंग टू बी जीरो, right? The tension at the bottommost point A is going to be equal to 6 mg, where m is the mass of this particle, right? अब बचे ये दोनों पॉइंट्स जहां पे ऑब्वियसली टेंशन बराबर होगी, और कितनी होगी? TB is going to be equal to TD, which is 3 mg. All right? अब लगे हाथ ये कंडीशन भी देख लेते हैं कि किस वेलोसिटी की रेंज में पार्टिकल किस तरह का पाथ लेगा। तो अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट ए पे, यहां पे लिख देते हैं, अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट ए पे जो स्पीड है इट इज ग्रेटर देन अंडर रूट 5GL, तब तो पार्टिकल जो है वो कंप्लीट सर्किल कर लेगा। तो यहां पे लिख देते हैं पाथ क्या होगा? कंप्लीट सर्कुलर मोशन या कंप्लीट सर्किल, राइट? इस कंडीशन के लिए। और अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो स्पीड है दैट इज लेस देन अंडर रूट 5GL बट ग्रेटर देन अंडर रूट 2GL, उस केस में द पार्टिकल विल एग्जीक्यूट प्रोजेक्टाइल मोशन, ओके? वो पूरा सर्किल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ऑलराइट? प्रोजेक्टाइल मोशन, और स्ट्रिंग जो है वो B से C में कहीं पे स्लैग हो जाएगी, एंड दैट इज व्हाई द पाथ, द ट्रेजेक्ट्री इज गोइंग टू बी प्रोजेक्टाइल। और अगर VA is lesser than under root 2GL, in that case the particle will be confined between the points B and D and it will undergo oscillatory motion. Alright, so this is going to be oscillation. And that's it. We are done with all the important formulae of this chapter, which is work, power and energy. Let's see how it looks like. Can you see? हमने work done के सारी formulae लिख लिए यहाँ पे. We also noted down all the formulae related to power as well as the critical case of vertical circular motion. Hope this was helpful. See you next time. Thank you.